नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। होली का रंग उतरने से पहले ही टिकट की दौड़ अब शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, धनबाद लोकसभा सीट से दावेदार गौरव सिंह दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की बैठक आज रात होने वाली है। इंडिया अलायंस की तरफ से सीट शेयरिंग की घोषणा भी अगले 24 घंटे के अंदर ही होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि आज से कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा, यानी कि तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। वहीं आलमगीर आलम ने बेहतर उम्मीदवार के चयन पर जोर दिया है, तो धनबाद से कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने अपनी दावेदारी जताई है। आज हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में बैठक है हमारी। हम समझते हैं जो नेतृत्व तय करेगा बहुत जल्द आप सबों के सामने हो। और हम लोग जा रहे हैं इसलिए कि और भी कि हमारा मेन मकसद अभी जो है इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार यहाँ से हो, हम एक दो से बात करके वो सब उम्मीदवार को देने भी प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक यह सारी सीट को जीतने का कैसे इंडिया गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इट्स फॉर द पार्टी टू डिसाइड। पार्टी को निर्णय लेना है कि पार्टी किसे टिकट देती है एंड पार्टी जिस किसी व्यक्ति को भी प्रत्याशी बनाएगी, हर व्यक्ति कांग्रेस परिवार का हर व्यक्ति उसके लिए जी जान से काम करे। होली बीतने के साथ ही नेताओं का दिल्ली दौरा शुरू हो गया है। इस वक्त रांची एयरपोर्ट से कांग्रेस के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, सीएलपी लीडर की बात कर लें, या फिर जो दावेदार हैं टिकट के उनकी बात कर लें, वो यहां से जाने शुरू हो गए हैं। और आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर हम बात कर लें तो आज शाम सबसे पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। और आपको यह भी पता है कि इससे पहले जो कांग्रेस कोटे की 7 सीटें हैं उसमें से 4 सीट मतलब रांची, लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग सीट की स्क्रीनिंग हो चुकी थी। बाकी बचे जो सीटें हैं उसकी स्क्रीनिंग होगी। साथ साथ इन सीटों की भी फिर से स्क्रीनिंग हो सकती है। सीईसी की भी बैठक होनी है, उसमें जो उम्मीदवार हैं उन पर अंतिम मुहर लगेगी। और ये कहा जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर अब तक जो अड़चने हैं उनको शायद दूर कर लिया गया है और देर रात तक या फिर कल सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। अब तक जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक बता दें कि 7-5-1-1 का आंकड़ा था, लेकिन इसमें कोई तब्दीली हो भी सकती है। मतलब 7 कांग्रेस, 5 जेएमएम, 1 राजद और 1 माले को सीट जा रही है। लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियां भी हो सकती है क्योंकि चतरा और पलामू सीट को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस और आरजेडी में अभी भी बातचीत जारी है। तो आज देर शाम तक कहें या कल सुबह तक जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर सारी चीजें स्पष्ट होने जा रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो होली खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासत का रंग जो है वो और ज्यादा चढ़ने लगा है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि अभी अगले आने वाले 24 घंटे के अंदर क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि आज बैठक होने वाली है दिल्ली में आलाकमान के साथ में कांग्रेस के नेताओं की। तो आज ही क्लियर होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें अब तक चल रही थी, जो पेच अब तक फंसा हुआ था, उसको लेकर के क्या तस्वीरें साफ होती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अविनाश, देखिए आज जो है नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में आज स्क्रीनिंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है। तो क्या माना जाए, क्या रात तक सब कुछ तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी? नहीं, देखिए उम्मीद तो यही की जा रही है। आज अगर यहां से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात कर लें या सीएलपी आलमगीर आलम की बात कर लें या फिर वैसे टिकट के दावेदार जिसमें गौरव सिंह भी आज अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, तो ये तमाम लोग अब होली का रंग जो है वो उतरने से पहले, और ये कितना गहरा होता चला जाएगा राजनीति के लिहाज से देखें तो सभी लोग दिल्ली अब पहुंचने शुरू हो गए हैं। एक 20 की फ्लाइट थी, मतलब ये सारे लोग जो है अगले 2 घंटे के बाद दिल्ली में होंगे। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। पिछले बार भी 4 लोकसभा क्षेत्र जो है उसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, चाहे वो रांची, खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग की बात कर लें। जो बाकी 3 सीटें हैं उसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होगी। साथ ही साथ देर रात जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बता दें कि सीईसी की भी बैठक होनी है। मतलब अगर सीईसी की बैठक हो रही है तो कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी देर रात कहें या कल सुबह तक कहें वो हो जाएगी। यह भी कहा गया है कि अगले 24 घंटे में जो सीट शेयरिंग है झारखंड को लेकर 7-5-1-1 कहें या इसमें अगर कोई तब्दीली है तो उसकी घोषणा होनी है। और इस घोषणा के साथ
अब ये तय हो जाएगा कि झारखंड में जो 14 लोकसभा की सीटें हैं पहले से एनडीए की तरफ से लगभग क्लियर है। एक सीट की बात अगर हम छोड़ दें आंसू वाली सीट से, लेकिन लोग जानते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात अगर हम करें तो उनकी तरफ से भी जो चेहरे हैं, ठीक है अविनाश, अभी कयासों का बाजार गर्म है। आप अभी बने रहिए हमारे साथ। शिवम प्रताप भी जुड़ रहे हैं, संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शिवम, देखिए आज हलचल काफी ज्यादा तेज है क्योंकि आलाकमान से बातचीत होने वाली है दिल्ली में। ऐसे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में लगातार गहमागहमी जारी है। कल बीती रात भी 8 बजे तक बैठक चली और दो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने काफी लंबा डिस्कशन किया। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि अभी इस वक्त नेशनल अलायंस कमेटी के चेयरमैन मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, नेता विधायक दल शकील अहमद खान, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस आरजेडी के बीच बिहार में सीट बंटवारे का जो पेच है वो झारखंड को लेकर अटका हुआ है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बदले में झारखंड की 2 सीटें पलामू और चतरा मांग रही है। बड़ी बात यह है कि जिन पप्पू यादव को बाकायदा कांग्रेस में शामिल कराया गया था लालू यादव के ग्रीन सिग्नल के बाद, अब वो उनकी सीट पूर्णिया भी पप्पू यादव से फिसलती नजर आ रही, क्योंकि आरजेडी ने इसको लेकर वीटो कर दिया है और आरजेडी पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ सुपौल जो सीट है वो भी कांग्रेस के हाथ से फिसल सकती है। औरंगाबाद सीट की कांग्रेस मांग कर रही थी, तो अब उसकी जगह आरजेडी काराकाट का ऑफर दे रही है। कांग्रेस अगर मान जाती है तो सीपीएमआईएल को सासाराम सीट मिल सकती है। शिवहर, महाराजगंज और सिवान में से भी कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है। हालांकि अभी कांग्रेस की बैठक चल रही है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इसी बैठक में अब से कुछ देर बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, संजय यादव पहुंच सकते हैं, जिसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर आज फाइनल मुहर लग सकती है। अभी तक कांग्रेस को जो कंफर्म सीटें आरजेडी ने ऑफर की है उसमें कटिहार, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण जैसी सीटें हैं, और 2 सीटें जातिगत समीकरण के हिसाब से शिवहर, सासाराम, काराकट, महाराजगंज, सीवान दी जा सकती है। उसको लेकर बात चल रही है। फिलहाल कांग्रेस की बैठक जारी है और इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक कुछ देर बाद आरजेडी के नेता शामिल होंगे और उसके बाद फाइनल मुहर सीट शेयरिंग को लेकर लग सकती है। ठीक है, ठीक है शिवम। तो हमारे साथ अविनाश भी बने हुए हैं। अविनाश, देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर के जो किरकिरी है वो लगातार जारी है इंडिया अलायंस के बीच में, और जो 2 जगह है चतरा और पलामू, इस दोनों सीट के लिए भी महागठबंधन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या आपसी सहमति बन पाएगी इन दोनों की? देखिए, समझना होगा ये कि जो पलामू सीट है और जो चतरा सीट है, पिछली बार भी आरजेडी के खेमे में हिस्से में एक ही सीट गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रेंडली फाइट चतरा में देखने को मिला था। इस बार कांग्रेस ये नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि स्पष्ट तौर पर यह तय हो जाए कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और अगर पलामू और चतरा दोनों ही सीट अगर आरजेडी के खाते में जाती है तो इसके बदले कांग्रेस को बिहार में एक सीट ज्यादा चाहिए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है और इसको लेकर देखना होगा कि इस पर क्या बात बन पाती है। लेकिन झारखंड इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि चतरा और पलामू में से एक सीट आरजेडी ले और एक सीट कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ेगी। ठीक है, ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, और शिवम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार बने हुए हम लोग, और इस बीच आपको बता दें कि जो इंडी गठबंधन जो बैठक कर रही है उसको लेकर के क्या कुछ तस्वीरें साफ होती है और उस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है वो आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। दिल्ली में आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है, और इस बैठक में झारखंड में कांग्रेस कोटे के प्रत्याशियों के चेहरे पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इधर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने यह बताया कि लोहरदगा से उनकी दावेदारी प्रबल है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि प्रत्याशी के चेहरों का टोटा कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में है। बहुत अहम बैठक है। ना केवल जितने भी दावेदार जो किए हैं, ना केवल वो लोग, मगर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नामों का। तो सब लोगों की नजर इस सीएसी बैठक में है। आज जो भी घोषणा होने वाला है मुझे लगता है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए उचित रहेगा।
हमेशा ये जिस भी जगह पे टिकट दे रहे हैं तो सभी बोरोड प्लेयर को टिकट दे रहे हैं। अभी आप देख लीजिए गीता कोड़ा जी को, अभी आप देख लीजिए सीता सोरेन जी को दुमका में, और अन्नपूर्णा देवी जी भी एक समय में वो भी आरजेडी की हैं। आप देख लीजिए, मुझे लगता है कुछ 2-3 प्रत्याशी के अलावे सभी तो आपके बोरोड प्लेयर हैं, तो टोटा बीजेपी में है। इसमें साफ लोहरदगा कांग्रेस का गढ़ रहा है और वो सीट हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेगा और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ही अपनी उम्मीदवार उस सीट में उतारेगी। वहीं कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है, जहां बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जो एक बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाता है वो इसी परिवार का हिस्सा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार आ जाता है वो उसी परिवार का सदस्य हो जाता है। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है साहब, जो एक बार हमारे आइडियोलॉजी को मानकर आ गया, अब वो किस दल में था वो तो उसी दिन वो चैप्टर समाप्त हो जाता है, वो उसी दिन से हमारे परिवार का सदस्य हो जाता है और हमारे परिवार के सदस्य को टिकट मिला है। अब इसमें किंतु परंतु विपक्षियों का करने का कार्य होता है और हम तो हमेशा से कहते रहे महिलाओं का हम हमेशा विकास चाहते हैं, उनको शक्ति देना चाहते हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। अब देखते हैं जो सत्ताधारी गठबंधन झारखंड में है वो कितने महिलाओं को। इंडिया अलायंस में झारखंड को लेकर के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 1-2 दिनों में साफ हो जाएगा और उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। और ये दावा किया है जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने। उन्होंने कहा है कि पार्टी की 5 सीटें तो फॉर्मूले के तहत पक्की है और 6ठी सीट पर बात चल रही है। आपको ये बता दें कि सिंहभूम सीट जेएमएम के खाते में गई है, जबकि लोहरदगा सीट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच अभी बातचीत चल रही है। 1 से 2 दिनों में, आज से कल तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। उम्मीदवारों की घोषणा भी मैं समझता हूं 2 दिनों के अंदर हो जाएगी। तो अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा इंडी गठबंधन आज लगा हुआ है अपने अपने क्षेत्रों में, तो कहीं कोई परेशानी चुनाव को लेकर नहीं होगी। तो अंतिम हो चुका है। 1 सीट और की बात थी, अगर वो मिलता है तो ठीक है, बाकी हमारे आला कमान जो तय करेंगे, पूरी पार्टी उसको मानने को तैयार है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ ही प्रशासनिक महकमे ने भी तैयारियां तेज कर दी है। बात करें राजधानी रांची की, तो यहां पर पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है और वर्तमान में वो अपराधी जिनकी सीसीए की अवधि खत्म होने वाली है और वो जेल से निकलने वाले हैं, उन शातिर अपराधियों की सीसीए की अवधि बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है ताकि वो चुनावी माहौल में कोई खलल न डाल सके। और इसके अलावा जिला बदल किए गए अपराधियों की अवधि भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो 9 आपको बता दें कि 2 अपराधी की जिला बदर अवधि अब खत्म हो रही है और अपराधियों की सीसीए की अवधि बढ़ाई जाएगी। 107 लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया गया है। घटनाओं की रोकथाम और चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण हो, इस पर किसी भी दबंग या बाहुबल का प्रभाव न पड़े, उसको लेकर बहुत सारे निरोधात्मक कार्रवाई रांची पुलिस कर रही है। इसमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो बार बार आदतन अपराध करते हैं, उनके विरुद्ध सीसीए के अंतर्गत निरुद्ध करने का काम या जिला बदर करने के लिए प्रस्ताव मंगा गया है और उस पर काम चल रहा है। जो इस तरह के लोग हैं जो अशांति फैला सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, उन पर धारा 107 की कार्रवाई और बाउंड डाउन की कार्रवाई चल रही है। हम लोग एसडीओ को लगातार प्रस्ताव दे रहे हैं और वहाँ से लोग बाउंड डाउन भी हो रहे हैं ताकि शांति बनी रहे। खबर गढ़वा से है, जहां बदमाशों पर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग तोड़ने का आरोप लगा है। रमना थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के पास में एक शिव मंदिर है, जहां स्थापित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस इंस्पेक्टर की ओर से शिवलिंग को विधि विधान से एक बार फिर से स्थापित कराया गया है। तो वहीं इस दौरान सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से नाकाम किया गया। पुलिस की ओर से घटना की जांच टेक्निकल टीम से कराकर आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है। तो ऐसे में न्यूज 18 पूछता है कि बार बार आखिर मंदिर पर ही क्यों हो रहे हैं हमले? बार बार मंदिर पर ही आखिर क्यों हो रहे हैं हमले? ये न्यूज 18 सवाल पूछता है। और आखिर कौन बिगाड़ना चाह रहा है आपसी सद्भाव का माहौल? ये भी न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है। और ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई कब तक होगी?
गढ़वा के रमना में शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने के मामले में अब सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। मामले को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस घटना की निंदा करते हुए यह कहा है कि हेमंत सरकार में लगातार सनातनी स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। तो वहीं जेएमएम ने यह कहा है कि चुनाव के समय में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, यह भी एक जांच का विषय है। हमारा मानना है कि हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 में जिस तरीके से लगातार सनातनियों के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, हर बार पुलिस या तो असफल रहती है या उसका एक ही जवाब रहता है, किसी भी शिप ने कर दिया। हम मांग करते हैं कि इस घटना के पीछे जो भी कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं उनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो और इसके अतिरिक्त जो हमारे सनातनियों के धार्मिक स्थल है उनकी रक्षा के लिए पुलिस कारगर कदम उठाए। आप सनातनियों के सब्र की परीक्षा नहीं ले सकते हैं। अविलंब गिरफ्तारी हो, शिनाख्त की जाए और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। दुखद घटना है और जो भी दोषी होंगे उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वो मुद्दा ढूंढती है जिसमें धार्मिक रंग दे पाए। हम समझते हैं कि चुनाव के समय में अगर ऐसी घटना हो रही है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं और ऐसी घटनाओं का राजनीतिक लाभ कौन लेना चाहते हैं। साहिबगंज पुलिस ने राजमहल इलाके में पांडव मंडल की हत्या का खुलासा कर दिया। कर्ज की राशि वापस मांगने पर उसके दोस्त सुबेश मंडल ने ही हत्या कर दी थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल और कारतूस के साथ एक कार भी बरामद कर ली गई। एसडीपीओ के मुताबिक पांडव मंडल ने सुबेश की पोल्ट्री फार्म के नाम पर बैंक से लोन लिया था, जिसमें से सुबेश मंडल ने 40,000 रुपए कर्ज लिए थे। पांडव मंडल ने जब बकाए पैसे मांगे तो विवाद हुआ, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्याकांड के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। इस कांड के प्राथमिक अभियुक्त सुबेश मंडल को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं उसके मैगजीन में लगे 3 कारतूस को बरामद किया गया है। राजमहल थाना कांड संख्या 4324, 302 भादवी एवं 27 आरोप में दर्ज कर अनुसंधान किया जाए। लोहरदगा में एक सड़क हादसे में एक सेना के जवान की मौत हो गई। ये मामला जीमा गांव के पास की है, जहां पर आपको बताएंगे जानकारी के मुताबिक जवान जम्मू में पोस्टेड था और होली में अपने घर आया हुआ था और गांव के ही एक युवक के साथ अपनी बहन के गांव जा रहा था। इसी दौरान जीमा गांव के पास गाड़ी की हाईवा से टक्कर हुई और जवान संजय भगत की मौत हो गई। पुलिस ने बोलेरो और हाईवा को जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है कि मेरा साला संजय भगत सिंजो बारडी का जो फौज में था वो मेरे घर आ रहा था शायद बोलेरो में और जीमा के आसपास में एक्सीडेंट हो गया। लोग रात में अपने दीदी के यहाँ बसार टोली जा रहे थे और आगे आगे हाईवा था, अचानक हाईवा मैंने रोक दिया, उसके बाद ये लोग का एक्सीडेंट हुआ। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध राजलक्ष्मी मांडा जमशेदपुर पहुंची। राजलक्ष्मी मदुरई से नई दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हैं। जमशेदपुर पहुंचने पर सोनारी के एरोड्रम के पास बीजेपी युवा मोर्चा ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बाइक रैली के साथ वो आदित्यपुर तक गई और आपको बता दें कि बुलेट रानी राजलक्ष्मी यहां से बिहार होते हुए 27 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगी। राजलक्ष्मी ने कहा है कि पूरे देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है और इस बार वो और अधिक सीट के साथ जीत कर आने वाले हैं। अच्छा लग रहा है, इस बार बहुत पॉजिटिविटी है और पिछले बार इलेक्शन में जितने मतलब था उससे भी और 40 गुना बड़ी है। जैसे आंध्रा जैसे जगह पे हम गुजर के आए हैं, उड़ीसा जैसी जगह पे हम आए हैं, वहाँ से लोगों का इतना पॉजिटिविटी है। खुद ही फोटो देखते हुए लोग अपने आप आके हमसे फोटो लेना, बात करना, ये सब चल रहा है। तो हमको इस बार लग रहा है कि 400 पार करना बहुत आसान है और इस बार हम 400 पार करेंगे। मोदी जी का नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी।
इधर झारखंड में आवास योजना को लेकर सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी में शामिल सीता सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में पीएम आवास योजना को लेकर के एक डेटा शेयर किया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये योजना अपने लक्ष्य के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। और इस पोस्ट पर जेएमएम की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी प्रवक्ता ने बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर तंज कसा और पीएम आवास योजना के डेटा पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और आंकड़े जांच करने की चुनौती दी है। अब जिस दल में चली गई हैं उस दल की नीतियों का तो तारीफ करना ही होगा। एक तानाशाही सरकार, तानाशाही पार्टी, वहां अगर आप रोज एक दो लाइन तारीफ में नहीं बोलिएगा तो हो सकता है आप किनारे कर दिए जाइएगा। लेकिन जो आंकड़े वो दे रही हैं, एक तो वो आंकड़े मैनिपुलेटेड हैं। मुख्यमंत्री, एक प्रतिबद्ध कमिटेड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो वादा करके आए थे जनता के बीच से चुनाव के समय कि अपना आवास हम 3 कमरों का आवास देंगे, और उसको उन्होंने पूरा किया। इस समय तक वो पार्टी में थी या दुर्गा सोरेन जी थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज वो पार्टी छोड़कर आ गई है तो उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। ये घटिया राजनीति जेएमएम करती है। हम कभी आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं करते। आंकड़े तो सार्वजनिक है साहब, आप उसको चेक कर सकते हैं, आप डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, झारखंड में ये सरकार फर्जी सरकार है तो इनके आंकड़े हमेशा फर्जी अवश्य रहते हैं, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि कोई भी आंकड़ा दे रहा है तो वो फर्जी है। ये चेक कर ले, ये तो सारा नेशनल पोर्टल पर उपलब्ध है। हर जरूरतमंद को घर देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। धनबाद में इस योजना में लाभुकों को भले ही आवास का लाभ नहीं मिला, लेकिन पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि पर मालामाल होने का आरोप जरूर लग रहा है। यहां पर 72 प्रधानमंत्री आवास को कागज में पूर्ण दिखाकर प्रति आवास 1,20,000 रुपए की पूरी निकासी कर ली गई है। ये जो पूरा मामला है वो बाघमारा प्रखंड के सिनडी पंचायत का है और आरटीआई से इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पूरे मामले पर बाघमारा बीडीओ ने जांच का भरोसा दिया है। हम लोग पैसा दिए, अब ढलैया करवा दिए, हमारा काम पूरा हो गया। फिर उनका जो पैसा दिए उनको लगा करके प्रोसेस करके रहना था, अभी तक किए नहीं। वे लोग कहाँ के हैं? वे लोग कहाँ के हैं? वो लोग बाहर के थोड़ी रहेंगे, यहीं के ना है। यहाँ उनका नाम था तभी तो हम लोग दिए हैं। प्रति व्यक्ति कितना आवंटित हुआ? 1,20,000। बीडीओ साहब के आदेशानुसार निजी फंड से 70,000 करके लेबलिंग करवाए हैं। उसके बाद घर बनवाया गया, सबको जमीन मिल गया, पट्टा मिल गया, घर बना, और बिजली, पानी, शौचालय इसी का कमी के चलते लोग यहाँ नहीं रह पा रहे हैं। मामी पैसा उठा के उसी कहा दे देते हैं। अच्छा, बैंक से पैसा निकाल के पिंटू चौहान को देते? हाँ, वही बनाते थे, साथे लेके जाते थे माँ को, और माँ को साथे लेके आते। वही आप लोग नहीं पता कितना पैसा का घर बना है? नहीं पता। सारे लोगों का पैसा पूर्ण निकासी हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि पैसा ना की निकासी हुआ है 1,20,000 रुपया, उसमें आवास को कंप्लीटेड दिखाया है योजना में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आवास कंप्लीट नहीं है तो अधिकारी ने अपने मिली भगत से अपने संरक्षण के द्वारा इस आवास को कंप्लीट दिखाया है। हाँ, पहले ये फर्स्ट फेज में जो जांच हमने कहा हुआ है वो जांच आता है, वो देखते हैं उसमें क्या मामला उभर कर सामने आता है, उसके बाद ही उसका अग्रतर कार्रवाई में हम लोग फिर से उसको डिफाइन करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।